अगर आपका कोई दोस्त धारावी में होगा तो उससे पूछ लेना कि शिफ्टिंग चल रही है, बड़ा सा प्रोजेक्ट डेवलप होने वाला है। ये कब होने वाला है? बड़ी बड़ी कंपनीज इंडिया आ रही है, माइक्रोसॉफ्ट इंडिया आ रही है, एप्पल इंडिया आ रही है। सो अगर वो बड़ी बड़ी कंपनीज इंडिया में ग्रोथ देख रही है, उधर के सीईओज इंडिया में पैसा डाल रहे हैं, तो हमारे इंडियंस क्यों जा रहे हैं वहाँ पे? 20s में घर खरीदना इज अ रॉन्ग, इज अ बैड फाइनेंशियल डिसीजन। सपनों का घर सब कहते हैं, लेकिन घर का सपना साकार करना चाहते हो तो आ जाओ, करा दूंगी। आज के पॉडकास्ट में हम डिस्कस करने वाले हैं रियल एस्टेट का सच। एंड जॉइनिंग मी ऑन द लिंसिया रोजारियो शो इज प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन गुरु, सोशल मीडिया सेंसेशन भावेश कवारी। हाय भावेश जी, कैसे हैं आप? एकदम बढ़िया, मस्त, जबरदस्त। वो तो पता है मुझे, सोशल मीडिया पर तो आप एकदम छाए हुए हो। आपके इतने सारे फैंस हैं। मेरा भाई जो है ही लव्स योर रील्स। एक बार वो करो ना आप जो करते हैं। आ जाओ बॉस, दिखा दूंगा। ये आपका सिग्नेचर लाइन हो गया है। और जब मैंने डिसाइड किया कि भावेश को बुलाना है पॉडकास्ट पे, तो सब लोग ने मुझे ये बताया कि उनसे ज़रूर पूछना कि मुंबई में घर क्यों लिया जाए। ओके। और बहुत सारे ऐसे न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स हैं जो ये कहते हैं भावेश जी कि 2050 में ग्लोबल वार्मिंग इतना होगा कि साउथ बॉम्बे जो है वो पूरा जो है पानी में चला जाएगा। अगर पानी में जाना ही है तो व्हाई शुड वी बाय अ हाउस? क्यों खरीदा जाए? अभी वैसे लोगों ने कहा था 2012 में भी हाँ, कुछ तो होने वाला है, सब खत्म होने वाला है। तो कुछ नहीं हुआ। मतलब प्रिडिक्शन तो हर कोई देता है, लेकिन होना या नहीं होना वो तो समय बताएगा। लेकिन फाइनेंस विद शरण, आपने सुना है फाइनेंस विद शरण? ये जो यूट्यूबर है, उनका एक आई थिंक रील में देख रही थी कुछ टाइम पहले, और उनके रील में उन्होंने बताया कि 20s में घर खरीदना इज अ रॉन्ग, इज अ बैड फाइनेंशियल डिसीजन। आप उनसे कितना सहमत है? एक्चुअली घर खरीदने का जो एज है, अभी मैं घर दिखा रहा हूँ, दिलवा रहा हूँ लोगों को, जो 40s एंड 50s, मतलब एक ह्यूज अमाउंट है। वो इकट्ठा करने के लिए टाइम लगता है। अगर जिसके पास पहले से पड़ा हुआ है उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन किसी के पास नहीं होता तो उसको स्क्रैच से चालू करना पड़ता है, तो उसे रुकना पड़ता है। कितना रुकना पड़ेगा? डिपेंड्स। आपने ऐसे, आपको जो जिनके पास फैमिली वेल्थ नहीं है, फर्स्ट जेनरेशनल वेल्थ है, वेल्थ भी नहीं कहेंगे कि अभी उन्होंने काम शुरू किया, पापा मम्मी जो है मिडिल क्लास हैं, ठीक है, तो उनको घर कब खरीदना चाहिए? क्या एज पे खरीदना चाहिए? ऐसा कुछ नहीं है कि एज है। अभी अगर आपको पता होगा कि 20% डाउन भरो, 80% लोन हो रहा है, और देखने जाओगे ना तो जितने भी बड़े बड़े इंडस्ट्रियल्स है ये सब लोन पे बने हुए हैं। किसी के घर पे पैसा छापने की मशीन नहीं थी, इन्होंने बैंक से लोन लिया हुआ, फिर बनाया, और उन्होंने एसिड बनाया, लायबिलिटी नहीं। सो जो लेता है उसके ऊपर है कि वो एसिड ले रहा है या लायबिलिटी ले रहा है। अगर वो वहाँ पे रह के, ऑफकोर्स अगर मैं बांद्रा में रह रहा हूँ और मैं फिल्म इंडस्ट्री से बिलोंग करता हूँ, अंधेरी में रह रहा हूँ, तो वहाँ पर अगर मैं घर खरीद रहा हूँ या रेंट पे भी ले रहा हूँ, रेंट पे भी महंगा आता है वैसे घर वहाँ पे, लेकिन वहाँ से अगर मुझे फिल्म सिटी जाना है तो मैं पहुँच जाऊँगा, आधा घंटा मैक्स लगेगा। लेकिन अगर मैं ले रहा हूँ, मेरा बजट कम है, थाना साइड, अगर मैं ले रहा हूँ कल्याण डोंबिवली साइड, वसई विरार साइड, तो जो वो मेरा टाइम है 2-3 घंटा, वो 2-3 घंटा अगर मैं प्रोडक्टिविटी में लगाऊंगा तो ज़्यादा कमा पाऊंगा। सो डिपेंड्स। लेकिन बहुत सारे जो यंगस्टर्स आते हैं, राइट भावेश जी, उनको ऑब्वियसली मुंबई जो है बहुत एक्सपेंसिव लगता है। मुझे भी मुंबई स्टार्टिंग में जब मेरे पास काम नहीं था काफ़ी एक्सपेंसिव लगता था। मतलब जो रेंट है आजकल का 25,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख का जो रेंट है मुंबई में, इट्स नॉट अफोर्डेबल। जो पहली बार मुंबई आ रहा है या बिग मेट्रो सिटीज़ में जो कदम रखता है,
और उनको घर भी चाहिए और कमाना भी है। तो आपकी राय में ऐसा कौन सा जगह है जो इकोनॉमिकल भी है और साथ ही साथ सारे एमिनिटीज भी है? ऐसा कोई जगह है? ऐसा तो कुछ भी नहीं है, मतलब नो वन इज परफेक्ट। मुंबई में ऐसे जगह नहीं है? मुंबई में ऐसे कहीं पे भी नहीं है। अगर तुम्हें कनेक्टिविटी चाहिए तो तुम्हें पैसा भरना पड़ेगा, अगर दूर जाओगे तो पैसा कम हो जाएगा, कनेक्टिविटी नहीं मिलेगी। डिपेंड्स, परफेक्ट कुछ नहीं है। तो ठीक है, आपसे मैं सहमत हूँ कि परफेक्ट नहीं है। मुझे एक बढ़िया, मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद ऐसा कुछ परफेक्ट, जैसे परफेक्ट हस्बैंड नहीं है वैसा परफेक्ट लोकेलिटी और घर भी नहीं है। ओके, गेट इट। बट ये बताइए कि आई एम श्योर ऐसे कोई जोन्स तो होंगे ना जहाँ पर अभी अफोर्डेबल है, लेकिन 5 साल में ये जो प्रॉपर्टी के जोन्स है ये अफोर्डेबल नहीं रहेंगे। ऐसे कोई जोन्स है बॉम्बे में? पूरा बॉम्बे है वैसा। अभी देखने जाओगे तो मुंबई को एक सबसे स्लम सिटी बोला जाता था, अभी भी बोल रहा है कि सबसे बड़ा स्लम कहाँ है, इंडिया में है। और वही स्लम रीडेवलप हो रहा है। मतलब धारावी पूरा चेंज हो रहा है। अगर आपका कोई दोस्त धारावी में होगा तो उससे पूछ लेना कि शिफ्टिंग चल रही है, बड़ा सा प्रोजेक्ट डेवलप होने वाला है। मतलब ये कब होने वाला है? अभी ये गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड है। जिन लोगों को वहाँ पे इलेक्शन वोट करके जिताया है वे उनके ऊपर डिपेंड है, काम कब करेंगे। तो पूरा धारावी जो है ये कंप्लीटली चेंज होगा कि प्रॉपर प्लान सिटी बनने वाली है धारावी? फुल धारावी? यस। क्या धारावी के लोग चाहते हैं कि ये प्रॉपर प्लान सिटी बने? क्योंकि उनका एक कम्युनिटी बन गया है, उनका एक लाइफस्टाइल बन गया है, उनका एक लाइवलीहुड बन गया है, तो वो थोड़ी चाहेंगे कि देखने जाओगे धारावी में पानी का प्रॉब्लम है, देखने जाओगे धारावी में ड्रेनेज सिस्टम नहीं है, देखने जाओगे इलेक्ट्रिक सिटी नहीं है किसी किसी के पास, और पूरा अनऑर्गेनाइज है। और इसके वजह से है ना बाहर फॉरेन करेंसी हम लोग अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हैं। हमारे पास इंडिया में लोग क्यों आएंगे? स्लम्स देखने आएंगे। आप अगर कभी दुबई गई हो तो दुबई क्यों जाते हो? इंफ्रास्ट्रक्चर देखने, वहाँ के बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, वहाँ का जो फैसिलिटीज़ है वो देखने के लिए, वो उसके मज़े लेने के लिए। लेकिन हम वो कर सकते हैं। हमारे जो पॉलिटिशियन है उन्होंने करना चाहिए, मतलब जिनको सीट पे बिठाया है उन्होंने करना चाहिए। तो ये धारावी जो है इसको कंप्लीटली रीबिल्ड कितने साल लगेंगे करने के लिए? ये प्रोजेक्ट कब शुरू होने वाला है? ये शुरू, मैं बोला ना, गवर्नमेंट पे डिपेंड है। जिनको आपने इलेक्ट करके बिठाया है उनके ऊपर डिपेंड है कब बनाना है, क्योंकि काम तो वही करने वाले हैं। राइट। लेकिन रियल एस्टेट में सीन ये है ना भावेश कि बहुत स्कैम्स भी होते हैं। जैसे मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जिनको मैं जानती हूँ, ये कहते हैं कि यू नो लिंसिया, माय प्रॉपर्टी इज गॉन इन रीडेवलपमेंट। मैं देख रही हूँ सालों साल उनका रीडेवलपमेंट ही हो रहा है। वो लोग रेंटेड अपार्टमेंट में रह रहे हैं और अभी तक उनको रीडेवलप प्रॉपर्टी नहीं मिला है। तो ऐसा क्यों होता है कि रीडेवलप प्रॉपर्टी इतना टाइम लेता है? एनी पर्टिकुलर रीजन ऐसे होता है? इसका पर्टिकुलर रीजन ये है कि जनता भोली है, उनको पता ही नहीं कि डील करना कैसा है। बिल्डर आता है, प्रपोजल रखता है, सपने साजन के सजाता है और निकल जाता है। मतलब मैं समझी नहीं, मुझे एग्जाम्पल दीजिए। एग्जाम्पल जैसे कि मम्मी सब्जी खरीदने जाती है तो मम्मी रोज सब्जी खरीदने जाती है। तुम किसी दिन जाओगे तो वो सब्जी वाला तुम्हें बना देगा, लेकिन जो रोज सब्जी खरीदने जाता है तो मम्मी उससे धनिया भी लेके आएगी। मम्मी को पता है कि डील कैसे करना है उसके साथ, हमें पता नहीं है। वैसे इनको कुछ पता नहीं है। डेवलपर आ रहा है, इनको सामने प्रपोजल रख रहा है और ये हाँ में हाँ मिला रहे हैं, और फिर ग्राउंड चेक नहीं हो रहा है। वो प्रोजेक्ट अगर डेवलपर बोल रहा है मैं ये बना के दूंगा, तो कैसे बना के देगा भाई? प्लान होगा इसके ऊपर, रेरा के पास जाएगा, सब परमिशंस निकालेगा। ये परमिशंस एक्चुअली जनता को पता ही नहीं है क्या होती है। तो अपने राइट्स पता नहीं है। कैसा हमें कैसे पता लगाना चाहिए कि हमारे राइट्स क्या है जब हम घर खरीदते हैं? क्योंकि हम तो लेमैन हैं, आप प्रॉपर्टी में डील करते हैं, रोज आप उसे जीते हैं, आप उसके अंदर घुसे हुए हैं, राइट? लेमैन जो है, हम लोग अपने अपने काम में बिजी हैं। हम कैसे जागरूक रहे?
मेरे पास आ जाओ घर खरीदने के लिए। No, on a serious note, of course, people, you have a lot of people who follow you, but ये scams तो काफ़ी हो रहे हैं। ये भी होता है कि डेवलपर्स जो है वो बैकआउट करते हैं, बोलते हैं कि ये प्रॉपर्टी जो है 3 साल में बन जाएगा, लेकिन फिर गायब, प्रॉपर्टी नहीं, डेवलपर नहीं, और जो हाउस ओनर है उसने तो पैसे दे दिए 75%, उसके पास बचा क्या? बाबूजी का टुल्लू, सपना। सपना, राइट, ओनली सपना। तो भावेश, आई एम श्योर यू सी दिस डे इन एंड डे आउट, आपके साथ तो ये होता है। ऐसा कोई स्टोरी आपके सामने जो आपको लगा कि आप एकदम सरप्राइज्ड हो गए और आपको लगता है कि ये चेंज होना चाहिए इंडिया में? इंडिया में वैसे बहुत कुछ चेंज होना चाहिए, स्पेशली रियल एस्टेट विद दिस फैक्टर, ये डेवलपर्स का बैकआउट करने का सीन। इसमें डेवलपर्स की गलती नहीं है, लोगों की गलती है कि लोगों ने देखना चाहिए, ग्राउंड चेक करना चाहिए कि लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। अभी देखने जाऊँगा तो अभी हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, यहाँ पे बहुत प्रोजेक्ट चल रहे हैं, लेकिन यहाँ पे मैं कुछ प्रोजेक्ट्स है उन पे सेल कर रहा हूँ, कुछ नहीं सेल कर रहा हूँ। कस्टमर को बोलता हूँ तुझे जाना है तू जा भाई, पंगे नहीं लेने, मैं जो बेच रहा हूँ वो अच्छा बेच रहा हूँ, मेरे को यकीन है। गलत प्रोजेक्ट में कस्टमर को दिखाता ही नहीं हूँ, मतलब दिलवाता नहीं हूँ। लेकिन काफी डेवलपर्स है जो ऐसे करते हैं। हाँ, ऐसे करते हैं, लेकिन 4 हाथ दूर ऐसे डेवलपर्स है। अभी इतना मार्केट में काम किया हुआ है कि हर डेवलपर का रियलिटी चेक पता है, वो कैसे व्यवहार करता है, उसके कहाँ कहाँ प्रोजेक्ट चल रहे हैं, ये क्या बोल रहा है, इसने रेरा में क्या दिया है और ये बोल क्या रहा है। सो एक ग्राउंड चेक रहता है, उनके साथ एक ट्रस्ट बना हुआ रहता है कि हाँ काम किया हुआ है, बिल्डिंग्स पहले हम लोग ने डिलीवर की हुई है, उनके साथ ही काम होता है। लेकिन आपके बहुत सारे रील्स में ये बोलते हैं आपकी रेरा अप्रूव्ड ही खरीदना, रेरा अप्रूव नहीं किया हमने, तो उसका इफेक्ट क्या होता है? रेरा अप्रूव मतलब वहाँ पे तुम्हारा रजिस्ट्रेशन स्टैम्प ड्यूटी ही नहीं होगा, कि गवर्नमेंट के अंडर वो प्रोजेक्ट ही नहीं आ रहा है। तो अगर कभी भी गवर्नमेंट ने कोई स्कीम निकाल दी कि यहाँ से रोड जा रहा है, तो बिल्डिंग के ऊपर से रोड जाएगा। तो रेरा अप्रूव्ड बिल्डिंग्स के बेनिफिट्स क्या हैं? कि एक रेरा मतलब क्या है कि जैसे स्टॉक मार्केट को सेबी रूल करता है, वैसे रियल एस्टेट को रेरा रूल करता है। सो जो रेरा ऑफिसर है, जो वो बिल्डिंग बनाने के लिए परमिशन दे रहा है, वो सोया हुआ तो नहीं है ना, बिल्डर का ग्राउंड चेक करके देगा। अगर वहाँ पे वो बैठा हुआ है उस चेयर पे, उसे कुछ पावर दी हुई है, कुछ अथॉरिटी दी हुई है, तो वो ऑफिसर साइन कर रहा है प्रोजेक्ट अप्रूव करने के लिए, तो ये ऑफिसर की भी जिम्मेदारी है। तो भावेश जी, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जिनका बिल्डिंग जो है वो रीडेवलपमेंट में जा रहा है, और मुझे ऐसे हमेशा लगता है कि इतना टाइम क्यों लगता है रीडेवलपमेंट में? मतलब किस तरीके के प्रेशर्स होते हैं, या फिर इतना डिले क्यों होता है एक प्रोजेक्ट में या एक प्रॉपर्टी डेवलप करने में, स्पेशली रीडेवलप प्रॉपर्टीज? हमें एक्चुअली हमें परमिशंस लेने पड़ते हैं। हाँ। और परमिशन के लिए ना हर एक टेबल अलग है, वन विंडो सिस्टम नहीं है हमारे इंडिया में। इंडिया में हर एक डिपार्टमेंट अलग बना हुआ है, इससे अलग परमिशन निकालनी पड़ती है, इस ऑफिसर से अलग परमिशन निकालनी पड़ती है। सो इसके लिए डिले होता है। दूसरे कंट्रीज में वन विंडो सिस्टम है? यस, गवर्नमेंट ने ये करना चाहिए, ये सब गवर्नमेंट का काम है। हम एक आम नागरिक कुछ नहीं कर सकते, जो बैठे हुए हैं वो ही कर सकते हैं। मतलब वन विंडो सिस्टम अगर हो गया तो ये जो डिलेज होते हैं जो प्रोजेक्ट में, वो नहीं होंगे। यस, तो ईज ऑफ बिजनेस होगा, इजी बिजनेस होगा, लोगों का ट्रस्ट होगा। और अगर आपको भी पता है कि गवर्नमेंट इतना अच्छा सपोर्ट कर रही है, तो आप भी लोगे ना घर। मैंने ये मुझे ये नहीं पता था कि वन विंडो सिस्टम नहीं है, और आई एम श्योर कि काफ़ी ब्राइब भी देना पड़ता होगा। वो तो ब्राइबरी है, ऑफ कोर्स होता होगा, राइट? अंडर द टेबल पेमेंट बहुत सारी चीज़ों के लिए। देखो वो एक डार्क सीक्रेट नहीं, प्लीज, ये डार्क सीक्रेट, रियल एस्टेट इंडस्ट्री के डार्क सीक्रेट्स भावेश जी प्लीज बताइए हमें, आई वांट टू नो। देखो कैसा रहता है कि
कोई बिल्डिंग बना रहा है, अभी एक बिल्डिंग अगर मैं बना रहा हूँ तो उसमें 100 फ्लैट्स हो गए, एक फ्लैट 1 करोड़ का है, तो मेरा रेवेन्यू कितना हुआ? 100 करोड़। 100 करोड़। तो वहाँ के कुछ लोग हैं, उनके दिल में जलन होती है कि भाई ये कैसे कमा रहा है, ओके। और जो लोग परमिशन पास करते हैं वो भी सोचते हैं कुछ तो चाहिए। ओके, तो ये सोचते हैं कि अरे इतने का घर ले रहा है तो इतना तो पैसा होगा, तो इनसे इसके वजह से तो महंगाई बढ़ रही है। अगर आप घर खरीदने जाओगे ना तो टैक्स तो हम पहले से भर ही रहे, चलो टैक्स तो बाय डिफॉल्ट हमें भरना है, देश चलाना है, तो उसके लिए टैक्स हम स्पेशल डाल देते हैं, लेकिन जो ब्राइब जा रही है इसके वजह से महंगाई बढ़ रही है। तो भावेश एक बात बताइए, दुबई में घर क्यों ना खरीदे? बॉम्बे के कंपैरिजन हम दुबई में घर क्यों नहीं खरीद सकते हैं? खरीद सकते हैं ऑफ कोर्स, क्योंकि वहां पर तो टैक्स नहीं पे करना पड़ता है, राइट? ईज ऑफ बिजनेस है, इतना मुझे पता है कि ईज ऑफ बिजनेस है। तो आपके रील्स में आप ये बताते हैं कि इंडिया में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, इंडिया के इकोनॉमी को हमको ग्रो करना चाहिए, बट एट द सेम टाइम आई फील इंडिया डजंट गिव यू so many things, right? Like tax rebates, you don't get the kind of infrastructure you want. तो एक आम आदमी को फिर तो दुबई में घर खरीदना चाहिए। देखो ऐसे देखने जाओगे तो आप जो बोल रहे हो उस बात में दम है, मतलब दिमाग से सोचूंगा तो बराबर है, लेकिन दिल से भी सोचना चाहिए। अगर दुबई और मुंबई, इन दोनों सिटीज को अगर हम कंपेयर करें तो भावेश आप अगर दिमाग से सोच रहे हैं तो पैसे कहाँ लगाएंगे? मुंबई। सीरियसली? यस। क्यों? मुंबई में इसलिए लगाऊंगा क्योंकि मैं फॉरेन इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करना चाहता हूँ, और उनको क्या रहता है कि ना इंडिया में ना उनके साथ स्कैम्स होते हैं कि उनको पता ही नहीं रहता कि प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या है, और वो आ जाते हैं खरीदने के लिए, तो डेवलपर्स उनके साथ बोलते हैं हाँ चलो 2 करोड़ का 2 करोड़, उसके लिए 2 करोड़ कुछ नहीं है, डॉलर से आ रहा है, यहाँ पे रुपीज़ में कन्वर्ट कर रहे हो तुम, उसे कुछ आइडिया ही नहीं है। तो इसमें डेवलपर है ना कट ले लेते हैं अच्छा खासा। सो मैं उन डेवलपर के साथ काम ही नहीं करता हूँ, मैं बोलता हूँ बॉस मेरे लिए एक स्ट्रिक्ट रेट चाहिए, जो रेट में मैं बेच रहा हूँ वो मैं पूरे बिल्डिंग में सबको एक ही रेट बेचूंगा। किसी कस्टमर को बोलूँगा नहीं 1 करोड़ का घर है तो इसे 90 लाख का, इसे 95 लाख का, इसे 99 लाख का, ये मेरे किसी कस्टमर के साथ मैं नहीं करता। हाँ उसकी 1 CR प्राइस है, तो मैंने जिनको भी बेचा है सबकी 1 CR प्राइस है, पूरे बिल्डिंग में मैं सबको 1 CR में बेच रहा हूँ। किसी कस्टमर के साथ ये नहीं करता कि कम नीचे, कस्टमर देख के प्राइस नहीं देता, जो मेरी प्राइस है मैं वो प्राइस लेकिन बिजनेस में तो कस्टमर देख के प्राइस होता है, राइट? नहीं मैं नहीं करता, मैं वो चीज़ ही नहीं करता, मुझे वो करना ही नहीं है। तो आप जिस तरीके से रियल एस्टेट बिजनेस करते हैं, मैं इतने लोगों को नहीं जानती हूँ रियल एस्टेट फ्रेटर्निटी में, लेकिन रियल एस्टेट का बिजनेस जो है फिलहाल इंडिया में मैंने सुना है इन कंपैरिजन टू से गोल्ड स्टॉक मार्केट, आई वुड से कि इतना बेहतरीन नहीं है। शायद मैं गलत हो सकती हूँ, मुझे प्लीज बताओ। यस। जो भी मुझे बोलते हैं कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करो 12% मिलेगा, रियल एस्टेट में आपका जो है पैसा जो है वो स्टक हो जाता है। इज दैट करेक्ट? ऐसा कुछ नहीं है, अभी देखने जाओगे ना तो लोग घर खरीदने को इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। जिस घर में हम रह रहे हैं वो इन्वेस्टमेंट कैसे हो सकता है, क्योंकि वो पैसे तो नहीं दे रहे? नहीं ऐसा नहीं हो सकता। देखो अगर उसका वैल्यू ऑब्वियसली बढ़ रहा है। नहीं, अगर तुम एक होटल में रहने जाओगे तो कितना पैसा जाएगा? ओके। तो घर में रह रहे हो मतलब रह ही रहे हो, राइट, लेकिन मैं रेंट पे ले सकती हूँ। हाँ रेंट पे कब तक लोगे? रेंट पे जब तक चाहूँ तब तक रह सकती हूँ। और बेस्ट चीज़ ये है, आज मैं बांद्रा में रहना चाहिए तो बांद्रा में, अगर मैं अंधेरी में रहना चाहती हूँ अंधेरी में, मुझे बैंगलोर जाना है 3 साल के बाद मैं बैंगलोर रह सकती हूँ। तो ऑब्वियसली मुझे लगता है कि रेंट 50 साल बाद जब मतलब अभी तो शादी नहीं हुई है मेरी, लेकिन अगर मैं आज घर ले रहा हूँ ओके, और मैं खरीद रहा हूँ, रेंट पे नहीं मैं खरीद रहा हूँ और आप रेंट आउट कर रहे हो ओके, हम ऐसे कंपैरिजन करते हैं कि मैं खरीद रहा हूँ और आप रेंट आउट कर रहे हो। 50 साल के बाद वो घर मेरा हो गया, लेकिन आप अभी भी रेंट पे हो। मेरा बेटा अभी रेंट नहीं भर रहा है ना EMI भर रहा है, लेकिन आपके बेटे को रेंट भरना पड़ेगा तब। लेकिन अगर आप अमाउंट कंपेयर करेंगे
जितना हम भर रहे हैं उससे मुझे लगता है कहीं अगर एक घर अगर मुझे आज खरीदना है, फॉर एग्जांपल आज मैं एक घर खरीद रही हूँ, 1 करोड़ का घर खरीद रही हूँ फॉर एग्जांपल, ठीक है, उसका कितने पैसे भरने पड़ते हैं मुझे इन 20 लाख टोटल रुपए बेयर मिनिमम डाउन पेमेंट, और 80 लाख जो होता है वो लोन का होता है। मुझे हमेशा ये लगता है, मेरी मम्मी मुझे हमेशा ये बोलती है कि टेक अ हाउस पे द लोन, लेकिन आज मुझे बिजनेस शुरू करना है, आज मुझे एम्प्लॉयज लेने हैं, बिजनेस शुरू करना है, कुछ स्किल पे इन्वेस्ट करना है, तो मैं वो नहीं कर सकती हूँ, मैं वो नहीं कर सकती बराबर, बिकॉज आई हैव टू पे द लोन अमाउंट, उसका प्रेशर अलग होता है, बराबर, राइट? तो उस प्रेशर में क्यों जिए हम एज अ यंगस्टर, उस प्रेशर में हम क्यों जिए? हमारे पेरेंट्स उस प्रेशर में जी रहे थे, फाइन, वर्क्स गुड फॉर देम, लेकिन ये प्रेशर में हम क्यों जिए? स्किल सेट पर हम वही स्किल सेट अगर हम अपग्रेड करें भावेश, हम डबल ट्रिपल 4 टाइम्स कमा सकते हैं उस स्किल्स पे। फॉर एग्जाम्पल आज मैं एक एंकर हूँ, एक मैंने बढ़िया कोच पे इन्वेस्ट किया, ठीक है, उस कोच को मैं दे रही हूँ 10,000, लेकिन उस एंकरिंग, उससे क्या होता है, मेरा एंकरिंग का प्राइस जो है वो ट्रिपल हो रहा है क्योंकि मैंने वो कोच को इन्वेस्ट किया, लेकिन वही पैसे मैंने घर पे डाल दिए। सो व्हाट हैपेंस? आई एम जस्ट हैविंग द प्रेशर ऑफ पेइंग द अमाउंट ऑल द फ्रिकिंग टाइम, इट्स स्ट्रेसफुल। लेकिन घर तो चाहिए, रहोगे कहाँ पे? अरे घर तो चाहिए, मैं ये नहीं बोल रही हूँ, लेकिन रेंटेड अपार्टमेंट में रह सकते ना भाई। हाँ रह सकते हैं रेंटेड में, मैं वो तो एग्जांपल दे रहा हूँ। मैं ईएमआई भर रहा हूँ 20 साल तक, 20 साल के बाद घर मेरा, लेकिन आप 20 साल तक रेंट भर रहे हो, 20 साल जब तक रेंट भर रहे हो तब तक आप घर में रह सकते हो। जिस दिन 20 साल के बाद अगर आप ओनर को बोलोगे कि अब मैं रेंट नहीं दूंगा, अभी मैंने बहुत रेंट भर दिया है तेरे को, तो रहने देगा? नहीं रहने देगा, लेकिन तब तक तो पैसे बन जाएंगे ना, क्योंकि स्किल सेट पर मैंने इतना इन्वेस्ट कर दिया तो पैसे बन जाएंगे। रिस्क ले रहे हो, फिर रिस्क ले रहे हो। रिस्क तो किसमें नहीं है भाई, रिस्क तो उसमें भी है जहां पर हम घर ले रहे हैं। अभी मैंने वो घर खरीदा है, वो घर बेचने का भी तो रिस्क है, कितने लोगों का घर तो जाता भी नहीं है। गलत प्रोजेक्ट पे खरीदोगे तो नहीं जाता है भाई। मैं भावेश के प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर रही हूँ तो मेरा गलत नहीं हो सकता। भावेश बेच के देगा फिर वो। यस, मेरी जिम्मेदारी। चलो बढ़िया, ये तो डिबेट जो है वो खत्म ही नहीं होगा, क्योंकि प्रोज और कॉन्स जो है दोनों के, रेंटेड अपार्टमेंट में भी है और नहीं, ऐसा नहीं बोल सकते। देखो, रेंटिंग शॉर्ट टर्म के लिए अच्छा है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए टोटली रॉन्ग डिसीजन है। क्यों? लॉन्ग टर्म में खरीदना ही बेस्ट डिसीजन है। लॉन्ग टर्म देखूंगा, मेरे पास घर है 20 साल के बाद, मेरे लड़के को उसका ईएमआई नहीं भरना है या उसका रेंट नहीं भरना है, लेकिन अगर आपके केस में देखूंगा तो उसको रेंट भरना है। पॉइंट है, वैलिड लॉन्ग पॉइंट टर्म में बेनिफिशियल है, शॉर्ट टर्म में बेनिफिशियल, वैलिड पॉइंट है। और हमारे जो भी सारे कम्युनिटी मेंबर्स है, आई वांट यू टू गो अहेड एंड आप भी बताइए कि आप भावेश से सहमत है कि नहीं, रेंटेड अपार्टमेंट प्रेफर करते हैं या फिर प्रॉपर्टी खरीदने में बिलीव करते हैं? डू लेट अस नो ऑन द कमेंट। आप किस में बिलीव करते हो? फिलहाल तो मैं रेंटेड में बिलीव करती हूँ, और मैं बताती हूँ क्यों। क्योंकि मेरा लाइफस्टाइल ऐसा है, मैं बॉम्बे में हार्डली रहती हूँ, मैं बहुत ट्रैवल करती हूँ, तो मुझे ये लगता है कि क्या क्या देखते हो एक घर खरीद, मतलब रेंट आउट लेते हो, एक घर रेंट पे लेते हो, क्या क्या देखते हो? सबसे पहले तो अभी मैं बैंड्रा की बात करती हूँ, ठीक है, बैंड्रा में मेरा घर है भावेश। सबसे पहले मैंने ये चीज़ देखा कि योगा इंस्टीट्यूट कहाँ है, क्योंकि योगा करती हूँ, तो फॉर मी इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि मेरा योगा इंस्टीट्यूट 5 मिनट के दूरी पर हो। वो एक सॉर्टेड है। दूसरी चीज़, मुझे ज़्यादा ट्रैफिक का आवाज़ नहीं चाहिए था, तो मैंने ऐसे बैंड्रा के ऐसे जगह पर लिया जहाँ पर आवाज़ शोर नहीं है, सो दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। तीसरी चीज़, एयरपोर्ट से कनेक्टिविटी 20 मिनट पर होना चाहिए। वाई? बिकॉज मैं इतना ट्रैवल करती हूँ, तो 20 मिनट के अंदर अंदर मुझे एयरपोर्ट पहुँचना चाहिए। आई थिंक दीज वर द थिंग्स आई कंसिडर्ड जब मैंने डिसाइड किया कि बैंड्रा में लेना है। मुझे बाय द वे नवी मुंबई साइड भी बहुत पसंद है। क्यों पसंद है? क्योंकि वहाँ पर ट्रैफिक शोर नहीं है, क्लीनलीनेस है, लेकिन वो काफ़ी दूर है, 1 घंटा लगता है, 1.5 घंटा लगता है। इसलिए नवी मुंबई जो है क्लीन है, कम लोग हैं, लेकिन मुझे ये लगता है कि काफ़ी दूर है। अगर आप बोलोगे कि रेंट पे घर खरीदना चाहिए, तो मैं बोलूँगा आप और मार्केटिंग करो, क्योंकि मैं बिल्डिंग्स बना रहा हूँ,
मैं रेंट पे दे दूंगा। हाँ, यस, रेंट पे बांद्रा में? हाँ जरूर। ठीक है। ओनर्स को मतलब एनआरआईस, देखो रेंटल की डिमांड इंडिया में आ रही है, वेव चालू हो रही है, मतलब जो दुबई में आज है वो इंडिया में आज स्टार्ट हो रहा है। पीपल आर मूविंग फॉर रेंटल्स, सो खरीद लो, इनको रेंट पे देंगे। Very nice way of putting it. I'll tell you why. I have thoughts. मैंने इसके ऊपर इतना खुद के लिए रिसर्च किया। सबका देखो प्रोफाइल जो है बहुत अलग है, सबका प्रोफाइल अलग है। मेरा प्रोफाइल जो है, मैंने ये डिसाइड नहीं किया है कि मुझे लाइफ टाइम इंडिया में रहना है कि नहीं। अगर मुझे पता था या पता है कि मुझे लाइफ टाइम इंडिया में रहना है, देन मैं कंसिडर कर सकती हूँ भावेश, आपके हिसाब से लॉन्ग टर्म में मुझे इन्वेस्ट करना चाहिए इंडिया में। लेकिन अगर मुझे नहीं पता है, मैं अभी भी सिंगल हूँ, मेरी शादी हो सकती है एनआरआई के साथ, जो शायद आपसे घर खरीदेगा, जो मेरा हस्बैंड होगा। राइट, फिर भी रेंट हो या खरीदना है, हम दोनों आप ही के पास आएंगे। यस, दैट्स व्हाट मैटर। बट भावेश जी, अंडरवर्ल्ड का कनेक्शन है क्या रियल एस्टेट में? अंडरवर्ल्ड और रियल एस्टेट का कनेक्शन देखने जाओगे ना, जब पहले माफियाज थे, गैंग वॉर होता था, तो गैंग्स को ना फंड लगता था। और जब हम फंड की बात करते हैं तो फंड किसके पास मांगने जाएंगे? कोई तगड़ा प्लेयर होना चाहिए, जो छोटा मोटा कारोबार करता है या बड़े बड़े कारोबार करता है, उसके पास जाएंगे। तो ये लोग उनके पास जाते थे, बोलते थे भाई बिल्डिंग बना रहा है, इधर बिल्डिंग बना रहा है, तो हम तुझे प्रोटेक्शन देंगे। तो वो लोग प्रोटेक्शन का पैसा लेते थे। लेकिन अभी वो ऑलमोस्ट बंद हो चुका है। सरकार अपना मुंबई पुलिस बेस्ट है। भावेश का कोई प्रोटेक्शन है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है ना, हम ऐसे काम करते ही नहीं है। He protects himself. Yes. I used to live in Thane for a very long time, और थाने में मेरा मतलब एक बहुत ही गहरा कनेक्शन है। मेरा फर्स्ट स्टैंडर्ड, सेकंड स्टैंडर्ड, थर्ड स्टैंडर्ड वहाँ पर लिटिल फ्लावर स्कूल में थी मैं। और बहुत सारी यादें जो है वो जुड़ी हुई है विद थाने, वेरी क्लोज टू माई हार्ट। लेकिन मैंने हाल ही में एक ऑब्जर्वेशन किया है अबाउट थाने। व्हेन आई वाज यंग भावेश, वहाँ पर बहुत ग्रीनरी था, जैसे येऊर हिल्स, उपवन लेक, राइट। लेकिन अब जब मैं थाने जाती हूँ तो मुझे ऐसे लगता है कि इट्स बिकम अ कॉन्क्रीट जंगल। और ऐसे लगता है कि क्या जो डेवलपर्स हैं या आप जैसे प्रॉपर्टी गुरुज हैं, क्या आप ये महसूस करते हैं कि रियल एस्टेट तो बढ़ रहा है, ग्रोथ हो रहा है, लेकिन साथ ही साथ एनवायरमेंटल डैमेज भी काफ़ी हो रहा है? देखो, ग्रोथ करना है तो थोड़ा बहुत हमें सहन करना पड़ेगा। अभी दुबई देखोगे तो दुबई भी इंफ्रास्ट्रक्चर से बनी। तब अगर दुबई वालों ने सोचा होगा कि पोल्यूशन होगा, नहीं करेंगे, तो आज दुबई नहीं होती। वो क्यों बढ़ी? हम वैसे ही बढ़ सकते हैं। हमें कुछ नया रॉकेट साइंस नहीं करना है। जो वहाँ पे उन्होंने किया है, वहाँ पे अगर हम यहाँ पे सेम कर लेंगे ना, और कुछ नहीं, सेम एज इट इज, तो भी हम बूम हो जाएंगे। क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनीज इंडिया आ रही है, माइक्रोसॉफ्ट इंडिया आ रही है, एप्पल इंडिया आ रही है। सो अगर वो बड़ी बड़ी कंपनीज इंडिया में ग्रोथ देख रही है, उधर के सीईओज इंडिया में पैसा डाल रहे हैं, तो हमारे इंडियंस क्यों जा रहे हैं वहाँ पे? मतलब सोच सकते हो कि उन्होंने कुछ देखा होगा जो कॉमन मैन को नहीं दिख रहा है। बट आपने ही तो बोला है ना कि लिंसिया, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल। शॉर्ट टर्म में हम देख रहे हैं कि सब लोग एम्पावर हो रहे हैं, सबके पास घर है, आपके पास घर है, मेरे पास घर है, एवरीबडी सीटेड योर हैज अ ब्यूटीफुल हाउस विद अ फैमिली। बट लॉन्ग टर्म में ग्लोबल वार्मिंग के वजह से सी लेवल्स जो है वो राइज हो रहे हैं, एंड जैसे मैंने कहा कि एक समय आएगा साउथ बॉम्बे विल बी कंप्लीटली इन वाटर। क्या रियल एस्टेट डेवलपर्स इसे समझ पा रहे हैं कि हाउ मच इज इनफ? मतलब क्या एक सीमा है? नहीं तो हम अगर डेवलपमेंट की बात करें ना भावेश, कोई सीमा ही नहीं है। ग्रोथ की बात करिए, कोई सीमा ही नहीं। यू विल कीप ऑन बिल्डिंग, देयर इज नो लिमिट टू इट। पॉपुलेशन पर कोई सीमा नहीं है।
इज दैट करेक्ट? पॉपुलेशन बढ़ने वाला है, डिमांड बढ़ने वाला है, ग्रोथ बढ़ने वाली है। हम नंबर 1 पे है पॉपुलेशन पे, तो ग्रोथ पे भी नंबर 1 होने चाहिए। तो आप लोग कॉन्शियसली ऐसे डिसाइड करते हैं कि नहीं कि इतना तो फॉरेस्ट जो है वो होना चाहिए, या फिर बिजनेस में ऐसे होता है यार आव ना देखा ताव, लेट्स गो फॉर इट? नहीं, गवर्नमेंट उस पर ध्यान दे रही है ना। गवर्नमेंट ने कुछ लैंड रिजर्व करके रखी है फॉरेस्ट के लिए, कुछ सिटी के लिए। अभी देखने जाओगे गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शन भी है। तो बांद्रा में तो आप बड़े बड़े टावर्स नहीं बना पाओगे। परमिशन है ना कि एक लेवल तक आप ऊपर जा सकते हो, उसके ऊपर आप परमिशन नहीं निकाल सकते। नहीं तो वैसे डेवलपर को तो 100 माला का परमिशन दे तो बना देगा वो। बुर्ज खलीफा इंडिया में बन जाएगा, परमिशन नहीं मिल रही इसलिए नहीं बन रही है। परमिशन दे दो, हम बना देंगे। अच्छा, यहाँ पर भी एक लेवल है कि इसके गवर्नमेंट परमिशन इशू कराती है कि यहाँ पे 50 माले की बिल्डिंग हो। FSI करके एक चीज होती है। ओके, सो वो बिल्डर को कितना FSI मिल रहा है उस जगह के हिसाब से, उस हिसाब से वो बना सकता है वहां पे। वो लोकेशन कौन सा है। भाई आपकी बिल्डिंग कितने फ्लोर्स की है? 4 फ्लोर्स, 4 फ्लोर। आजू बाजू में सबसे बड़ी बिल्डिंग कितने फ्लोर्स की है? 4। उससे बड़ी है कोई? नहीं। क्यों? ऐसा क्यों सोचा है कभी? ऊपर बना नहीं सकते? एक फ्लैट बांद्रा में 2 करोड़ 3 करोड़ 4 करोड़ जा रहा है, क्यों ऊपर बना के प्रॉफिट नहीं कमा सकते? क्यों नहीं बना रहे? सोचा है? नहीं, मैंने इट डिडंट कम टू मी। नहीं, मैंने नहीं सोचा इसके बारे में। आप सोच रही हो, आप पूछने के बाद। गवर्नमेंट परमिशन दे दे, ये लोग बना देंगे। इंडियन डेवलपर्स आर रेडी कि बनाने के लिए 100 माला भी मिल जाएगा, बना देंगे। लेकिन गवर्नमेंट ने परमिशन देना चाहिए। तो भावेश जी, मतलब इंडिया में अगर गवर्नमेंट परमिशन नहीं दे रहा है तो उसका भी कोई वजह होगा, राइट? दुबई में आप बुर्ज खलीफा बना सकते हैं, लेकिन इंडिया में आप बुर्ज खलीफा नहीं बना सकते। व्हाई इज दैट? ऐसा क्यों हो रहा है? बना सकते, क्यों नहीं बना सकते? लेकिन गवर्नमेंट, आपने कहा कि गवर्नमेंट जो है आपको हाँ या आपको वर्डिक्ट नहीं मिल रहा है कि गो अहेड कर लो, बिल्डिंग बनाओ, राइट? ये गवर्नमेंट की तरफ से नहीं आ रहा है, डेवलपर्स आपको करना है। हाँ, वो गवर्नमेंट को ही पता है कि परमिशंस क्यों नहीं मिल रहे। तो रियल एस्टेट के स्कैम्स के बारे में आप, मतलब ऐसे कोई स्कैम्स आपको पता है? बहुत स्कैम्स होते हैं रियल एस्टेट में। टॉप 3 बताइए। टॉप 3, डेवलपर बोलता कुछ और है, देता कुछ और है। क्या बोलता है, देता क्या है? बोलता ताजमहल है, देता झोपड़ी है। अच्छा, ओके। और सेकंड स्कैम बोलोगे तो मार्केट में कस्टमर्स घूम रहे हैं और प्रॉपर्टी सस्ते में मिल रही है इसलिए खरीद रहे हैं, और फिर उनके साथ स्कैम हो रहा है। भाई चूना लग गया हमें। उन्हें लग रहा है कि मजे आ रहे हैं, सस्ते में मिल गया, लेकिन एक्चुअली उनके लग रहे हैं। और ऐसे भी स्कैम्स है कि मार्केट में कुछ ब्रोकर्स है जो डेवलपर के साथ काम कर रहे हैं, लेकिन डेवलपर उन्हें पैसा ही नहीं दे रहा। बहुत से स्कैम्स है। इनफैक्ट अभी हाल ही में मेरी जो दोस्त है जो सामने ही बैठी है, वो ये बोल रही थी कि रियल एस्टेट का स्कैम ये है कि वो जो डेवलपर को कॉल कर रहा है, हाउस ओनर, और बोल रहा है देखो स्विमिंग पूल में पानी नहीं है। तो उसकी बीवी बोल रही है अरे स्विमिंग पूल छोड़, घर में पानी नहीं है। तो ऑब्वियसली ये सारे स्कैम्स होते रहते हैं। लेकिन ये स्कैम से अगर भावेश हमको बचना है, हमें एक डिसाइसिव वे में घर खरीदना है, तो क्या टिप्पणियां देना चाहेंगे हमारे यंगस्टर्स को? मैं तो बोलूँगा 20s में हो तो घर खरीदने का सोचो मत, पैसा कैसा जमा कर सकते हो ये सोचो। लेकिन एट द एंड घर खरीदना है, नहीं तो शादी नहीं होगी। आप लोग भी काफ़ी सीखे होंगे, काफ़ी डिस्टिंक्टिवली हमने बताया है कि अगर आप रेंट कर रहे हैं तो उसका फ़ायदा क्या है, अगर आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो उसका फ़ायदा क्या है, और अगर आपको और इसके बारे में जानना है तो ऑब्वियसली आई एम गोइंग टू पुट भावेश's हैंडल्स ऑन द कमेंट सेक्शन एंड इन द डिस्क्रिप्शन, तो आप देख लीजिए। आप कुछ बोलना चाहेंगे हमारे दोस्तों को? मैं ये बोलना चाहूँगा कि दिखा दूंगा तो मैंने बहुत कुछ दिखाया, जो भी दिखाया है सब बढ़िया दिखाया है। अभी दिलवाना चाहता हूँ। दिलवाना चाहते हो? इंडिया में घर खरीदना चाहते हो सेफली
तो आ जाओ बॉस, करा दूंगा। एक्चुअली ये बताइए, ये जो आपका प्रेजेंटेशन स्टाइल है, ये कहाँ से सीखा आपने? ये प्रेजेंटेशन स्टाइल एक्चुअली हमारा शॉप है कांजूर मार्ग में, और शॉप पे मैं गल्ले पे बैठता था। मतलब स्कूल होने के बाद घर वाले क्लास को नहीं लेकिन दुकान पे पहले भेजते थे कि भाई दुकान निकल, इधर घर पे क्या है, आराम हराम है, आराम हराम है। दुकान पे निकल। तो वो दुकान पे रह रह के वो एक्सेंट आया है कि बेचना कैसे पता है और कन्वर्जेशन कैसे करना है, ये आ चुका है। वहाँ पे रह रह के सीख सीख के विभिन्न विभिन्न प्रकार के कस्टमर्स होते हैं, हर किसी की मैं choice किस अलग तरीके होती है। की कस्टमर हूँ? आपको फ्रीडम चाहिए, बंधन में नहीं अटकना है। आप भी तो ऐसे हैं, नहीं? नहीं नहीं, नहीं, हम सब करेंगे। या अभी फिलहाल के लिए फ्रीडम, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम लॉन्ग टर्म में, जैसे कि मैंने कहा कि आई डेफिनेटली वांट टू डू मोर रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट। सो थैंक यू सो मच भावेश जी, बहुत मज़ा आया मुझे आपके साथ गुफ्तगू करके। एंड हमारे जो viewers here, I'm sure our community members, you also learned a lot just like me, the distinction between rented apartment and buying your own property. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कीजिए, और मिलते हैं अगले पॉडकास्ट पे। इट्स गोइंग टू बी वन मोर ब्रिलियंट माइंड दैट वी आर अनकवरिंग on the Lindsay Rosario show. Thank you so much and see you in the next podcast.